नमस्कार, मैं हूं अशर इब्राहिम और एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे ख़ास कार्यक्रम में जो खेलों को लेकर होता है, खेल पर विशेष होता है। और सबसे ख़ास बात आज ये है कि हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के होने वाले मैच के बारे में जो अब कुछ देर में होगा। उसमें ख़ास बात क्या रहेंगी, क्या कुछ ख़ास होगा, क्या भारत के लिए मजबूत पक्ष है, क्या भारत के लिए कमज़ोर पक्ष होने वाला है। इस पर हमारे लिए साथ चर्चा के लिए खेल विशेषज्ञ नीरज प्रसाद जी मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे साथ। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खेल सहयोगी ऋषभ तिवारी जी। दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नीरज जी, मैं सबसे पहले सीधे सीधे आता हूं, ये जो मैच होने वाला है ये किस तरीके से अलग है? पिछले मैच भी भारत का एशिया कप में जो हुआ पाकिस्तान के साथ, या पिछले जो भारत ने मैच खेले हैं उसको देखते हुए ये मैच किस तरीके से होने वाला है? देखिए, भारत पाकिस्तान, ये मैच सिर्फ भारत पाकिस्तान में नहीं पूरे विश्व में देखा जाता है। अगर आप देखिए, इसकी शुरुआत हो रही है मेलबर्न में। मेलबर्न दिया गया था कि वहां पे 1 लाख क्षमता है और 1 लाख पूरे के पूरे टिकट बिक गए। इवन ऑस्ट्रेलिया का मैच न्यूजीलैंड से, जो कि प्रतिद्वंदी रहे हैं क्योंकि अगल बगल पड़ोसी हैं जैसे भारत पाकिस्तान है, लेकिन वो मेलबर्न में नहीं कराया गया बल्कि भारत पाकिस्तान कराया गया। मैं 2019 में वर्ल्ड कप क्रिकेट देखने गया था। भारत पाकिस्तान का मैच, वो टिकट सबसे महंगा था। सेमीफाइनल के टिकट उस कीमत के नहीं थे जो भारत पाकिस्तान से था। और हुआ क्या है, पिछले साल T20 जो विश्व कप के पहले, भारत कभी भी विश्व कप के मैचों के दौरान कभी भी पाकिस्तान से नहीं हारा था। पहली हार भारत ने पाकिस्तान के द्वारा चकी थी पिछले T20 विश्व कप में। और शाहीन अफरीदी की वो यॉर्कर बॉल जिसने रोहित शर्मा को उड़ाया और लोगों को उड़ाया, भारत की पारी ध्वस्त हुई, वो लोगों के जहन में अभी भी है। फिर हम लोग फिर हारे एशिया कप में। तो अगर हम लोग, जब से मैं आपके साथ जुड़ा हूं, ये तीसरा मैच मैं करने जा रहा हूं भारत पाकिस्तान का, जिसमें पहले मैंने बोला था भारत पाकिस्तान से जीतेगा, दूसरे में कहा था जो चेस करेगा वो जीतेगा, पाकिस्तान ने चेस किया वो जीता, अब ये तीसरा मैच। तो देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैच है, ये टोन सेट करेगा और जो इसमें जीतेगा वो सोचेगा कि भारत का पूल थोड़ा सा आसान है। जो जिसने इस मैच को जीता वो बोलेगा अब मैं सेमीफाइनल में हूं। तो दोनों तरीके से भारत पाकिस्तान की एक जो राइवलरी है टूर्नामेंट के मद्देनजर कि कौन सेमीफाइनल में पहुंचेगा। और तीसरी चीज, इस टाइम कोई हम लोग नहीं कह सकते कौन सी टीम ज्यादा अच्छी है, कौन सी टीम खराब है। दोनों के ही अपने स्ट्रेंथ वीकनेसेस हैं और कोई भी किसी को हरा सकती है। तो ये एक प्रतिस्पर्धा है। तो बहुत, इसलिए इस मामलों में ये बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से मीडिया राइट भी जितने कितने के बिकेंगे उतने किसी भी मैच के नहीं बिकेंगे। तो हिस्टोरिकली इन सब कारणों से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। बारिश का साया भी बताया जा रहा है, तो क्या लगता है आपको कि ऐसा भी कुछ संभव है? देखिए, अगर हम बारिश की बात करेंगे तो मेरा दिल बैठ जाएगा। यहां पर सेकेंड हाफ में वेदर में 80% बारिश की संभावना है। अगर मैं यहां पे बताना चाहूंगा, ये T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, बट इस मौसम में ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिकेट नहीं होता था। जो उनका बिग बैश लीग है वो भी बाद में होता था। और ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट मैचेस होते हैं वो हमेशा दिसंबर में चालू होते थे। तो ये अराउंड 1.5 महीना पहले चालू करने का हमें समझ में नहीं आया। इन्होंने जो पहले मैच होबार्ट में किए वहां पे हो सकते थे, परंतु ये मेरे ख्याल से गड़बड़ है। दर्शकों को बहुत निराशा होगी। 1 लाख टिकट आप समझ सकते हैं कितने लोगों ने खरीदे थे। और पूरे विश्व में हॉटस्टार में कम से कम अगर आप देखेंगे, कम से कम 50 लाख लोग इसको लाइव जाके मैच देखेंगे। ये उनका बिगेस्ट टिकट जो होता है ना ऑनलाइन व्यूइंग का, इससे बड़ा इवेंट उनको नहीं मिलने वाला जब तक ये वर्ल्ड कप फुटबॉल का फाइनल नहीं आएगा। तो तब तक ये सबसे बड़ा मैच रहेगा। और इसमें बारिश आ गई और सबको रूल पता है कि मिनिमम 5 ओवर मैच होना चाहिए। पहली इनिंग में तो 5 ओवर हो सकता है, बट जिस तरह से बारिश की संभावना लग रही है, मुझे लग रहा है कि सडनली मैच होगा, वॉश ऑफ हो जाएगा। अगर दर्शक याद करें, भारत का न्यूजीलैंड के साथ भी एक मैच था और फिर वो वॉश ऑफ हो गया था, जो वार्म अप मैच था 19 अक्टूबर को।
तो मुझे वही लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि उस तरह से वॉश आउट हो जाए। और हम सब ने कार वार छोड़ के कल सोचा हुआ है कि सिर्फ मैच देखेंगे। तो मैच जब देखना है तो और मैच की पूरी तैयारी से है, इसीलिए शायद मैंने व्हाइट भी पहना हुआ है, लेकिन लग रहा है हो सकता है बारिश हो जाए। आप बता रहे हैं कि सेकंड इनिंग में बारिश हो सकती है, तो क्या ऐसे में टॉस की अहमियत बढ़ जाती है पहले खेलने को देखते हुए? देखिए, जहां डकवर्थ लुइस आता है तो आपको सारी चीजें पता होती क्या होना है, तो हमेशा सेकंड बैटिंग लेना अच्छा रहता है। जो भी व्यक्ति सेकंड बैटिंग, डकवर्थ लुइस है, सेकंड बैटिंग लो। और आपको पता होता है इतने ओवर में, इतने कम ओवर में आपको इतने रन स्कोर करने हैं, विकेट की चिंता होती नहीं। जहां रेन कर्टेल्ड हो जाएगा तो क्या होगा, 8 ओवर, 9 ओवर, 10 ओवर, विकेट लेकिन आपके 10 ही रहते हैं, तो आप जाते उड़ाना चालू करते हैं। तो इसलिए हमेशा डकवर्थ लुइस में सेकंड बैटिंग। वनडे में देखिए 5-7 ओवर कम से फर्क नहीं पड़ता, परंतु T20 में 20 ओवर के बजाय जहां आप परसेंटेज देखिए 10 ओवर रह गए 50%, 10 विकेट, हर ओवर में थोड़ी विकेट गिरता है, तो आप खुल के खेल सकते हैं। इसलिए डकवर्थ लुइस के कारण सेकंड बैटिंग इज, जो टॉस जीतेगा उसको सेकंड बैटिंग लेगा। ऋषभ जी, आपके मन में कोई सवाल हो तो आप नीरज जी से पूछ सकते हैं। ये बात हुई टॉस की और ऑस्ट्रेलिया कंडीशन में हम खेलने जा रहे हैं। बात पाकिस्तान की, अभी आपने बोला कि पिछला मैच हम लोग वर्ल्ड कप में पहला मैच जो हारे हैं, और शाहीन अफरीदी की आपने बात की, वार्म अप मैच में उन्होंने तो पूरा अफगानिस्तान को ध्वस्त कर दिया। कैसे देख रहे हैं, फिर से वापसी कर रहे हैं शाहीन अफरीदी, कितना बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं इस बार? देखिए, शाहीन अफरीदी 145 पे खेल फेंकते हैं और लेफ्ट आर्म, और वो बॉल को दोनों तरफ मूव करते हैं। लेफ्ट आर्मर, अगर हम पिछला वर्ल्ड कप देखें तो हमें ध्वस्त किसने किया? ट्रेंट बोल्ट ने। उसने जिस तरह से शुरू के 3 विकेट उड़ाए, रोहित शर्मा, विराट कोहली, और हम लोग सेमीफाइनल में हारे। उसके पहले अगर हम ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें किसने हमको हराया? मिशेल जॉनसन ने। अगेन वो लेफ्ट आर्मर भारत में, चूंकि अगर आप देखें लेफ्ट आर्मर्स गिने चुने हैं, और भारत के लोग फ्रंट फुट में खेलते हैं, बैक फुट पे नहीं खेलते। और जब लेफ्ट आर्मर आता है, जो फिजिक्स के हिसाब से हमारी यहां की एक जगह हम लोग की ब्लाइंड साइड होती है, उसके कारण बॉल लगता है कि एंगल से आ रही है और बाहर जाएगी, और बाहर की बजाय जब वो अंदर आ जाती है तो सीधे आपके पैर पे लगती है, या तो आपके बैट एंड पैड गेट से अंदर घुस जाती है, या आप एलबी हो जाते हैं। और गलती से आप अंदर के लिए खेलते हैं तो सडनली एक उन्होंने सीधी कर दी तो बैट का एज लेके फर्स्ट स्लिप पे चली जाती है। तो जो भी बॉलर ये करता था, वसीम अकरम भी बहुत इसी के विशेषण थे, और वो इतने तेज गेंदी नहीं करते थे जितने ये लोग 145 पे कर रहे हैं। वो 134 135 पे लाइन लेंथ, हाँ लाइन लेंथ पे थे, बट चूंकि वो ब्लाइंड साइड आती है। और मैंने आपको 2 वर्ल्ड कप आपको बता दिए जिसमें कि हम लोग का बुरा हाल यही हुआ था, और T20 वर्ल्ड कप में शाहीन अफरीदी ने हम लोग का बुरा हाल किया था। तो तीनों वर्ल्ड कप तो लेफ्ट आर्मर जो भी इधर उधर, और एक ठीक ठाक पेस पे, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट हो, चाहे शाहीन अफरीदी हो। और अब मुझे विश्व में इस तरह के बॉलर जो कि दोनों साइड में टोपली थे, जहीर खान और चमिंडावास का भी जिक्र, जहीर खान, लेकिन उनकी इतनी अंदर नहीं गेंद आती थी। बाहर तो जाती थी, सीधी रख लेते थे, बट इतनी अंदर नहीं, कभी कभी वो अंदर घुमा पाते थे। चमिंडावास भी अगेन, बट ही वॉज वेरी स्लो, तब भी उन्होंने इतने विकेट लिए, क्योंकि ये ज्यादातर लोग राइट हैंडर्स हैं। तो इसके लिए तो अगर वो आएंगे, मैं तो बोलूंगा तुरंत ऋषभ पंत से ओपन कराना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंडर कैन प्ले मच बेटर। वो फिजिक्स का रूल है, उसको ध्यान रखते हुए अगर हमारा ये करे, तो जो आपने प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा, शाहीन अफरीदी कैन डिस्ट्रॉय इंडियन बैटिंग, जैसे कि बाकी समय लेफ्ट आर्मर ने भारत की बैटिंग को धराशायी किया हुआ है। तो शुरू में हमारी एक लेफ्ट और राइट की जोड़ी रही भी, ओपनिंग में कई बार रही, और कई देशों ने ऐसा लेफ्ट राइट की जोड़ी कॉम्बिनेशन बना के रखा। तो क्या ऐसे में जरूरत नजर आ रही है आपको एक लेफ्ट राइट की कॉम्बिनेशन ओपनिंग में? देखिए, मैंने पहले भी चैनल में बात की हुई है कि हमारे राहुल द्रविड़ बहुत कंजर्वेटिव हैं, और जितने भी वार्म अप मैचेस हुए उनमें केएल राहुल और रोहित शर्मा ही बैटिंग चालू कर रहे थे, और वो इस ऑर्डर को ब्रेक नहीं करेंगे। केएल राहुल ने, अगर आप देखें, जब से स्काई खेलने लग गए हैं सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल ने भी खुल के खेलना चालू किया है, और उनका भी वो स्कूप शॉट जो स्काई की तरह वो भी मारने लग गए हैं। तो बहुत अटैकिंग और बहुत अच्छे मोल्ड में। अगर हम वार्म अप मैचेस देखें, ज्यादातर हमने जीते तो
केएल राहुल का बहुत अच्छा योगदान रहा है, रोहित शर्मा ने उतना अच्छा योगदान नहीं किया है, तो वो इस जोड़ी को कोई ब्रेक करना नहीं चाहेगा। तो हम चाहते तो जरूर हैं कि एक लेफ्ट आर्म आ रहा है, बट लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, बट ऐसा होगा नहीं। केएल राहुल और रोहित ही पारी की शुरुआत करेंगे। आपने ये बात की गेंदबाजी को लेकर के, बल्लेबाजी में जो बाकी भारत का डाउन है उसमें आपको क्या कहीं कुछ कमी नज़र आती है, या आपसे हमारी पहले भी बातें हुई हैं उसमें आपने कुछ खिलाड़ियों का जिक्र किया था, तो क्या आप फाइनल 11 किन को देखते हैं, क्या उस पर कुछ आप चर्चा करते हैं? बिल्कुल, देखिए फाइनल 11 जो भारत की होगी, सबसे पहले मैं बैटिंग की बात करता हूं, तो पहला हो गया केएल राहुल और रोहित शर्मा। फर्स्ट पे विराट कोहली को एज शीट एंकर आना चाहिए। अगर हम लोग ध्यान दें कि जब उन्होंने लगातार खेलते रहे साउथ अफ्रीका के खिलाफ और उन्होंने अच्छे रन बनाए तो भारत जीत रहा था। सो वही चीज है कि हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि अब उनको अटैक छोड़ देना चाहिए। 20-25 बॉल खेलने के बाद विराट कोहली कैन अटैक एनी बॉल। तो मेरा है कि तब तक वो रन बॉल खेलें और तब तक दूसरी साइड से अटैक होता रहे, और उसके बाद 2 डाउन पे हमारे सूर्य कुमार यादव आ जाते हैं। 3 डाउन पे अब हमारे साथ आता है कि हार्दिक पांड्या आएंगे। चौथे डाउन पे हमारे, मैं चाहूंगा कि डेफिनेटली ऋषभ पंत रहे टीम में, ना कि दिनेश कार्तिक। 5 डाउन में मैं तो चाहूंगा कि हार्दिक पांड्या 4 ओवर बॉलिंग करें, बट अब मेरा पहला स्पिनर होता है अक्षर पटेल, क्योंकि जिस तरह की वो गेंदबाजी करते हैं कि उनको पूरे यार्ड पे बाहर निकालना मुश्किल है। इसके बाद सिडनी और मेलबोर्न के पिच पे चहल की गेंद घूमती है, और उसके कारण घूमती हुई गेंद को मारने के चक्कर में, जैसे कि आज मैच था, ईश टर्न करा रहे थे और उसके कारण ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन उनकी बॉलिंग पे आउट हुए। तो मैं चहल का नाम लूंगा जो सेकंड हमारे बॉलर होंगे। पेसर्स डेफिनेटली इन पिचेस पे शामी आगे, जो मैं हमेशा से बोल रहा था कि उनको आना चाहिए, तो शामी रहेंगे, अर्शदीप रहेंगे, और तीसरे प्रोफेसर के लिए मेरे लिए, चूंकि स्लो बॉलिंग लास्ट में बहुत इफेक्टिव होती है, और अगर हम लोग प्रिलिमिनरी टूर्नामेंट की बात करें, लास्ट में उन बॉलर्स ने जो कि स्लो बॉलिंग करते थे, जिम्बाब्वे के भी चटारा ने स्लो बॉलिंग और मिक्सचर जो कर रहे थे, तो मैं हर्षल पटेल को रखूंगा। तो ये हमारी टीम होती है। हर्षल पटेल की बैटिंग भी थोड़ी ठीक है, तो वो अक्षर पटेल के बाद हर्षल पटेल बैटिंग में आ सकते हैं। उसके बाद शामी भी थोड़े हिट लगा सकते हैं, और अर्शदीप और चहल सबसे अंत में आएंगे। तो ये मेरी पूरी भारत की होती है। अब हम लोग जरा विश्लेषण कर सकते हैं। मैं एक बीच में आपको रोकता हूं कि एक ब्रेक का समय हो चुका है, और ब्रेक के बाद हम इस पर विस्तृत बात करेंगे, गेंदबाजी पर भी बात करेंगे और बाकी पक्षों पर। फिलहाल एक वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। एक बार हम बात कर रहे हैं खेल पर, और उसमें भी भारत पाकिस्तान के जो होने वाले मुकाबले के बीच है T20 का। हमारे साथ मौजूद हैं नीरज प्रसाद जी। नीरज जी बता रहे थे, तो ब्रेक का समय हो गया था। नीरज जी, मैं कंटिन्यू चाहता हूं कि आप बताएं कि जो आप चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से ये रहेगा। तो देखिए, अब भारत की बैटिंग बहुत पावरफुल होती है, बट आप देख रहे हैं कि 5 के बाद अक्षर पटेल आ जाते हैं, तो ये बैटिंग लंबी हो सकती है अगर हम लोग सिर्फ 2 पेसर के साथ खेलें और हार्दिक पांड्या तीसरे पेसर हो, या फिर हम 3 पेसर और सिर्फ 1 स्पिनर के साथ खेलें। अब देखिए, जो यहां पे जो भारत को अब हम कंपेयर करते हैं पाकिस्तान से, तो भारत की बैटिंग काफी अच्छी है, बट बॉलिंग में वो स्पीड नहीं है। अगर आप देखें, अर्शदीप भी 140 करते हैं, बट उनको वो यॉर्कर और ये सब करना होगा। हर्षल पटेल भी बहुत तेज नहीं फेंकते, शामी जरूर तेज फेंकते हैं, बट कोई भी बॉलर हमारी बॉल को यहां बाउंस नहीं कराता है, और यहां पे अगर बाउंस नहीं होता तो पुल कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, भारत के जो सारे बैट्समैन हैं कोई भी पुलर नहीं है। अगर आप देखें, रोहित शर्मा पुल करते हैं, और अगर आपने मैच देखे हों, पहले दोनों मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, बॉल ऑफ द पिच मूव कर रही थी, स्विंग नहीं हो रही थी। बोल्ट की, सऊदी की, और यहां पे स्टार्क की, और इसके अलावा इंग्लैंड ने जिस तरह से अफगानिस्तान को बैटिंग बॉलिंग की, वुड की, वोक्स की, सबकी बॉल मूव कर रही थी और हाई जा रही थी।
तो भारत की बैटिंग का एक ही डाउट है कि क्योंकि वो डैम्पनेस है तो उसके बाद बॉल थोड़ी ग्रिप कर रही है, तो जब हाई जाएगी, मैंने हमेशा बताया साउथ अफ्रीका में भारत क्यों टेस्ट मैच हार रहा था, क्योंकि वहां की बॉलें यहां आ रही थी और इंडियन बैट्समैन को पुल करना नहीं आता है, तो उसके कारण उनका स्ट्राइक रेट भी इफेक्ट हो जाएगा। स्ट्राइक रेट को करने के चक्कर में जाएंगे तो आउट हो जाएंगे। स्काई इज वेरी सक्सेसफुल क्योंकि वो नंबर 2 पे रैंकिंग पे भी हैं, वो लाइन में आते हैं और उनके बाद उनका एल्बो बहुत अच्छा चलता है, जो उनकी बैट स्पीड है वो सुपर्ब है। परंतु जब बॉल हाई आएगी तो वो एल्बो नहीं चलता, वो आर्म से खेलना पड़ता है, और वहां पे तो उनसे बॉल दूर रखी जाए और हाई आएगी, एज लगने के चांसेस है। कोहली को भी ज्यादातर देखिए, अगर बॉल मूव कर रही होती है वो पुल करने के चक्कर में बैलून होके आउट होते हैं। देन सीधे की बाउंड्री बहुत लंबी है। रोहित शर्मा अभी भी वार्म अप मैच में भी कहां आउट हुए, बाउंड्री लाइन पे, क्योंकि बाउंड्री लाइन 84 मीटर्स की होती है। सो देयरफॉर क्योंकि वो तेज बॉलों पे तो पुल करके उधर शॉट मार देते हैं इधर, पर ज्यादातर वो स्ट्रेट छक्के मारते हैं और वहां पे कैच होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो ये हमको थोड़ा सा एक ड्रॉप लग रहा है कि भारत की बॉलिंग बहुत तेज नहीं है, तो भारत के खिलाफ बहुत तेज तो रन नहीं बनाए जा सकते, बट डेफिनेटली एक स्कोर हमेशा भारत के खिलाफ खड़ा होगा। भारत ये नहीं कर पाएगा जो कि आज न्यूजीलैंड ने किया कि ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दिया 111 रन पे। वो भारत की बॉलिंग है ही नहीं कि किसी को 100, मतलब छोटे मैच के बाद छोड़ दीजिए, पर किसी बड़ी टीम को 140 150 से कम पे वो किसी को आउट नहीं कर पाएंगे। तो ये भारत की गेंदबाजी का कमजोर पक्ष है। और बैटिंग में सिर्फ यही डाउट है कि जब वो बॉल बाउंसी आएगी, मुझे भारत के बैट्समैन नहीं लगते, इसलिए मैं चाहता हूं कि ऋषभ पंत रहें, क्योंकि फिर हो जाएंगे हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और तीसरे ऋषभ पंत, जो इस तरह की बॉलों को मार सकते हैं। राहुल उसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, विराट कोहली की प्रॉब्लम है, स्काई की उसमें प्रॉब्लम है, तो ये 3 की प्रॉब्लम रहेगी। तो इसलिए बेटर है कि तो 3 खेलने वाले, 3 नहीं खेलने वाले, और गलती से कहीं रोहित वगैरह आउट हो गए तो भारत की बैटिंग भी थोड़ी चरमरा जाएगी। मैं आपसे बात करूंगा तुलनात्मक दृष्टि से, अगर हम बात करें दोनों टीमों का तुलना करें, तो एक बार आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि किस। चलिए अब अगर बॉलिंग बात करते हैं, पाकिस्तान के पास में 5 पेस बॉलर हैं जो कि 140 प्लस फेंक रहे हैं। सबसे पहले आते हैं शाहीन अफरीदी, वो तो सबको पता है कि वो दोनों तरह से अभी मुझे लग रहा था कि वो चोट से उभर के आएंगे तो शायद फुल फ्लेज बहुत नहीं करेंगे, बट जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की थी वार्म अप मैच में, गुरबाज को अपने यॉर्कर से उन्होंने आउट किया, उन्होंने साइकोलॉजिकल दहशत सबके लिए बना दी। देन सेकंड बॉलर नसीम अहमद की है, जो शायद वो स्टार्ट करे, क्योंकि उन्होंने भारत के खिलाफ बहुत अच्छा किया था। वो 140 से इन डिपर करते हैं। इन डिपर इज अ प्रॉब्लम फॉर केएल राहुल, इन डिपर इज अ प्रॉब्लम फॉर स्काई, उनका थोड़ा सा एज लग जाता है। तो अब देखिए इन दोनों बैट्समैन के लिए यह प्रॉब्लम हो जाती है। अब तीसरे जो उनके बॉलर है हारिस रऊफ, वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वो बिग बैश लीग के हमेशा टॉप 5 बॉलर्स में से पिछले 4 साल से हैं। वो 145 पे भी फेंकते हैं, 135 पे भी फेंकते हैं, 150 पे भी फेंकते हैं। उनका पिच का आगे पीछे मिक्सचर बहुत अच्छा है। दैट मीन्स कभी शॉर्ट ऑफ लेंथ करना, कभी शॉर्ट करना, तो इसका इस्तेमाल वो बहुत करते हैं और उनकी बॉल टिप पड़ने के बाद मूव करती है। इसके बाद उनके पास 2 बॉलर हैं, हसनैन और दहानी, ये दोनों भी 145 150 अब आती है। तो दैट मीन्स उनके तीनों पेसर्स शायद हमारे सामी उनके समकक्ष हैं, बाकी हमारे ना भुवनेश्वर, ना हर्षल और अर्शदीप। तो अगर मैं तुलनात्मक बोलूंगा, पेसर्स में पाकिस्तान को 10 अंक तो भारत को सिर्फ 7 अंक। वो लोग किसी भी टीम को 110 115 पे फोड़ सकते हैं, भारत के पास ऐसे पेसर्स नहीं है। अब आती है स्पिनर, उनके पास शादाब हैं जो कि बिल्कुल फ्लैटिश करते हैं और बॉल मूव नहीं करती, और बड़ी पिच पे उनको छक्का मारना बहुत मुश्किल काम है। तो ही बी वेरी वेरी इफेक्टिव। वो अपने 4 ओवर करेंगे, हर बार आप देखेंगे उनके 30 से कम रन होंगे, तो ही विल बी ऑलवेज बी वेरी वेरी इफेक्टिव। और दूसरे उसके बाद
जो उनके जो बॉलर्स आते हैं, मोहम्मद नवाज जो कि बैटिंग भी अच्छी करते हैं। तो अब हमारे जो बॉलर आते हैं, अक्षर पटेल को मैं शादाब के बराबर ही मानूंगा, और नवाज को अगर हमारे चहल वगैरह थोड़े उनसे बेटर हैं, तो इस पे मैं बोलूंगा कि स्पिन में भारत के पास 10 नंबर है, उनके पास 9 नंबर है। बट दूसरी बॉलिंग मिला के मैं पाकिस्तान को 10 और भारत को 8 कहूंगा। अब आती है बैटिंग। उनके पास बाबर आजम और रिजवान के रूप में बहुत डिपेंडेबल बैट्समैन है, बट उसके बाद इफ्तिकार रन रेट नहीं बढ़ा सकते। देन खुशदिल नॉट दैट गुड। उसके बाद जो उनके भी बैट्समैन आ रहे हैं, जो उनका मिडिल ऑर्डर है, चरमरा जाता है। वहां पे बात हो रही है कि शादाब को 2 डाउन आना चाहिए क्योंकि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें। तो देयरफॉर अगर बैटिंग पे मैं वही बात करूंगा कि 10 नंबर भारत को, 8 नंबर पाकिस्तान को। बट अब गड़बड़ क्या होता है, ज्यादातर सारे तारीफें होती हैं, किसकी होती हैं? बैट्समैन की। पर अल्टीमेटली ये बॉलर हैं जो कि मैच जिताते हैं। वो पाकिस्तान जो है भारत को कम पे भी आउट कर सकता है ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे, बट हम कैसे जीत सकते हैं जब हमारे बैट्समैन चले? तो प्रोबेबिलिटी अभी भी पाकिस्तान की 3 है, भारत की 2 है जीतने की। बट अगर हमारे बैट्समैन चले तो हम लोग जीतेंगे। तो बैट्समैन के कारण, क्योंकि उनकी बॉलिंग एक थोड़ी लेवल की अच्छी होने के कारण हमारे अच्छे अच्छे बैट्समैन को भी वो स्ट्रगल करा सकती है। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की इतनी अच्छी बैटिंग को बोल्ट की और सऊदी की मूविंग वाली बॉल, जो कि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी, ऑस्ट्रेलिया को धराशायी कर दिया। गुड 2-3 गुड ओवर्स बाय बॉलर वो एक इनिंग को तहस नहस कर देती है, जो कि पिछली बार हुआ। शाहीन शाह अफरीदी ने अपने 2 ओवर में 3 विकेट लिए, भारत की पारी तहस नहस। तो बॉलर्स के पास जिसका है अल्टीमेटली एज उसको ज्यादा मिलता है। रादर टेस्ट मैच में क्या होता है, बैटिंग वाले को एज मिलता है, क्योंकि बैट्समैन के पास टाइम है, वो आउट ही नहीं होता। तो शॉर्ट फॉर्म में जिसके पास बॉलिंग ज्यादा अच्छी, टेस्ट मैच में जिसके पास बैट्समैन अच्छे। नीरज जी, एक बात जानना चाहेंगे आपसे। बात हो गई दोनों टीमों के कॉम्बिनेशन की। अब बात करते हैं कि जो दबाव होता है इंडिया पाकिस्तान के मैच का, एक तो हम पहले वर्ल्ड कप में हारे T20 में, उसके बाद एशिया कप में हमें करारी हार मिली। तो कहाँ से हम दबाव को कैसे हमारे खिलाड़ी सोखेंगे? काफ़ी खिलाड़ी इसमें नए हैं और पाकिस्तान जैसे महामुकाबले की बारी है, विश्व कप की शुरुआत ही हम पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे हैं। क्या हमें कुछ कूल माइंड करने के लिए क्या कहना चाहिए कि हमारे खिलाड़ी कुछ आराम से क्रिकेट को क्रिकेट की तरह ले और आराम से खेले इस मैच को? देखिए, पुराना समय था जब भारतीय प्लेयर्स पे ज्यादा दबाव होता था। आज आप भारतीय प्लेयर्स जब हारते भी हैं, सब लोग फाइनेंशियली बहुत कंफर्टेबल हैं बिकॉज ऑफ आईपीएल। आज मुझे उनके चेहरे पे दबाव नहीं दिखता। हाँ, पाकिस्तानियों के चेहरे पे जरूर दबाव दिखता है। आज थोड़ा बदल गया वक्त। वर्ल्ड कप में भी इंडियन थे कि हाँ, हमने तो क्वालिफाई कर ही लिया है। जब भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था, पाकिस्तान को प्रॉब्लम थी। तो मैंने जब इंग्लैंड 2019 वर्ल्ड कप देखा था, वहां जाके पाकिस्तान में देखिए अभी भी वो लोग इस तरह से ऊपर नहीं हुए। उनके बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको अभी अपना करियर बनाना है। तो अगर उन्होंने अच्छा नहीं किया, इफ्तिकार हुए, नवाज हुए, खुशदिल हुए, अगर ये उन्होंने रन नहीं बनाया, उनका करियर ओवर है। बट भारत में जो प्लेयर्स हैं उनका करियर ओवर होने वाला नहीं है। तो जो प्रेशर, और वहां पर जो प्रेशर है, जैसे अकरम गुस्सा हो जा रहे हैं। अगर किसी ने सुना हो, उनसे पूछ लिया कि 96 में आप क्यों नहीं खेले, गुस्सा हो गए। रमीज दादा ने कहा मैं अपना कूल छोड़ देता हूं, इसलिए मैं वर्ल्ड कप जाऊंगा नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो भारत से हारे तो बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाएं होंगी। तो प्रेशर में पाकिस्तान टीम में है, भारतीय टीम उतनी प्रेशर में मुझे नहीं दिख रही है। और रोहित शर्मा इज अ वेरी कूल कैप्टन। हारेंगे कोई बात नहीं, क्योंकि उनको पता है कि उनको सिर्फ साउथ अफ्रीका से जीतना है। बाकी टीम के लिए भारत की बॉलिंग भी अच्छी है। और मैं जैसे अब बताना चाहूंगा कि साउथ अफ्रीका को हम लोग ने, भारत में हम लोग बहुत हरा के आए हैं, परंतु भारत की पिचेस में वो बॉल बाउंस नहीं थी और मूवमेंट नहीं था। वो फ्लैट था तो भारतीय मार ले रहे थे।
साउथ अफ्रीका की टीम ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे जैसे भारत में थी वैसी नहीं रहेगी। इट बी ए वेरी वेरी टफ टीम टू बीट। तो वो जो 27 को जो हमारा मैच होगा, सब लोग दिल थाम के बैठेंगे कि कैसा होगा। तो प्रेशर, बहुत अच्छा प्रश्न था। हम लोग को ज्यादा प्रेशर है मुझे लग रहा है बनिस्बत हमारे खिलाड़ियों पे। अगर मेलबोर्न की पिच की बात की जाए तो बताइए कि किस तरीके की पिच रहने वाली है और किस तरीके के बॉलरों के लिए मददगार होगी ये पिच। हम लोग मेलबोर्न में हमेशा कहते हैं ये पहला मैच है। मेलबोर्न के टेस्ट मैच का इतिहास देख लीजिए। पहली इनिंग में शुरू में 15-20 ओवर बहुत बॉल मूव करती है और वो बाद में स्पिन लेती है। तो ये जो है जो पिच है वो दोनों को असिस्ट करेगी, पेसर्स को भी और स्पिन को भी। तो इट्स विल बी अ वंडरफुल पिच। और मुझे नहीं लगता कि वहां पर 170 इज अ विनिंग टोटल अगर पूरा मैच हो तो, क्योंकि बॉलर्स को भी असिस्टेंस है तो आप बहुत बड़ा स्कोर आप नहीं कर सकते। बाउंड्रीज बहुत बड़ी बड़ी हैं। स्पिनर अगर लोअर ट्रेजेक्टरी करता है तो उसको आपको डिग आउट करने के लिए थोड़ी सी पेस से करता है, तो डिग आउट नहीं कर सकते आप। और अगर चहल जैसा उन्होंने लास्ट में किया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उन्होंने अपना स्टैंस बोला, थोड़ी गेंदबाजी तेज करनी चालू की थी और फ्लैटिश चालू की थी, जिसके कारण उन पे रन बनने कम हो गए थे। तो थोड़ा वो चेंज करेंगे तो मतलब कि मेलबोर्न पे भारत के खिलाफ 170 के ऊपर नहीं बन पाएंगे। बट वही है, पेनिट्रेटिव बॉलर्स उतने नहीं हैं, इसलिए कोई किसी को 120-130 पे हम पाकिस्तान को रोक भी नहीं सकते। पाकिस्तान को जो रोकने का बहुत अच्छा जो अगर मैं अप्रोच करता हूं, जैसे मैंने यहां पे पहली बार बताया था कि सबसे पहले रिजवान है। रिजवान का एक शॉर्टकट है और एक फेंडिंग है, वो भी पुल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और उनकी ड्राइव जो है जब तक नहीं आए तब तक वो पंच नहीं कर पाते हैं। सो देयरफॉर अगर आप उनको गुड लेंथ बॉल ना दें, थोड़ी खिंची हुई बॉल दें और रूम ना दें, उनका स्ट्राइक रेट बहुत कंट्रोल किया जा सकता है। फिर वो क्या करेंगे कि जो यहां वाली लेंथ आ रही है उसको वो पुल करने की कोशिश करेंगे, उसमें वो आउट हो सकते हैं। बाबर आजम को सिंपल ये लेना है कि स्ट्रेटजी रिजवान को कंट्रोल करो, रन रेट नहीं घूम रहा होगा, वो अपने आप मारने के चक्कर में जाएंगे कि भाई रन रेट मुझे बढ़ाना ही बढ़ाना है। और एक बार ये हो गया तो उसके बाद ये खुशदिल, इफ्तिखार, नवाज, शादाब, ये सब धीरे धीरे, और उनकी भी टेल भारत की तरह बहुत बड़ी है, इसीलिए अगर आपने इनको आउट कर दिया तो पाकिस्तान भी 140-150 में ही सीमित हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा, मौसम ठीक रहा, तो क्या ये एक बड़ा टोटल वाला मैच होने वाला है या लो टोटल रहेगा? कैसा आप अंदाजा लगा रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान हमारे खिलाफ ज्यादा टोटल नहीं कर सकता, बट भारत के अगर बैट्समैन चल गए तो वो कुछ भी टोटल कर सकते हैं, क्योंकि भारत ने एशिया कप में जो हमने यहां आके बात की थी कि श्रीलंका के पास 5 हिटर्स हैं और वो कांस्टेंट अटैक पे रहते हैं। भारत ने ये मंसूबा बना लिया है कि वो कांस्टेंट अटैक पे रहेंगे। यस, पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है, बट अगर 2 प्लेयर्स भी कांस्टेंट अटैक पे चले गए 50-50, तो भारत 170-180 स्कोर कर सकता है। बट हम चाहेंगे कि भारत जो है सेकेंड बैटिंग करे, क्योंकि जब मैं आईपीएल के लिए और जगह जाता था तो मैंने कहा था हार्दिक पांड्या का जो नया स्वरूप मैंने देखा है कि वो अपनी इनिंग को पेस करते हैं, वो एज अ फिनिशर धोनी वाला उन्होंने अख्तियार कर लिया है। चाहेंगे तो तेज खेलेंगे, वरना रुक रुक खेलेंगे और लास्ट के 4 ओवर में सडनली पेसिंग अप करेंगे। तो देयरफॉर जब भारत को टारगेट है तो विराट कोहली अपना शीट एंकर और बाद में हमारे हार्दिक पांड्या फिनिशर, तो भारत 160-170 के हर स्कोर को चेस कर सकता है। और विद डिसिप्लिन्ड बॉलिंग भारत हर टीम को 160-170 पे रोक भी सकता है। ऋषभ जी, कोई आप सवाल लेना चाहिए? नीरज जी, देख रहे हैं कि हमारी डेथ बॉलिंग बहुत कमजोर रही पिछले कुछ समय से। 19वां ओवर तो हम सबके लिए एकदम मैच, हम कुछ जीते हुए मैच 19वें ओवर हार रहे हैं। क्या लगता है आपको डेथ के 2 बॉलर कौन से हो सकते हैं जो हमें दे सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि जब भारत में बॉल स्विंग नहीं करती है या वहां पे, तो आप भुवनेश्वर कुमार जो यॉर्कर नहीं फेंकते हैं, वो शॉर्ट ऑफ लेंथ फेंकते हैं। तो अगर मैं बैट्समैन होता, पहले ही मैं उठ गया था, अब मुझे मारना है, यूं पड़ेगी, यूं मारा, ठीक है। अब आते हैं तो भुवनेश्वर कुमार ने 2 बार 19वें ओवर में बहुत ज्यादा रन देके पिटवाया है।
उसके बाद आते हैं अर्शदीप। अर्शदीप को अगर आपसे बॉलिंग करानी है तो उनसे शुरू से ही उनको यॉर्कर करवानी है। हर बार उनको, आपको कि उनको लगता है कि तेज स्पीड है तो उनको ध्यान देना है कि 135 पे करें, बट वो यॉर्कर करें। जैसे कि उन्होंने लास्ट में पाकिस्तान का, अगर ये लास्ट ओवर याद हो, सिर्फ 7 रन बनाने थे, तब भी उन्होंने बहुत यॉर्कर फेंक के पाकिस्तान को बहुत कष्ट दिया था। ठीक है, जीत गए पाकिस्तान, बट बहुत उन्होंने फाइट दी थी, वो वाली गेंदबाज करनी। बट अब शामी आ गए। शामी कैन बॉल अ शॉर्ट बॉल ऑल्सो एज वेल एज ही कैन बॉल अ गुड यॉर्कर। अभी आपने वार्म अप मैच में देखा था किस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विकेट लिए थे। तो अब एक प्रॉब्लम तो खत्म हो जाएगी, वो है शामी के आने से। बट शामी का एक ही है, हमेशा पैर पे गेंदबाजी करते हैं। अगर मैं बैट्समैन की तरह खेल रहा हूं, पता है कि पैर पे आएगी, हट जाओ और लेग साइड में स्वाइप कर दो। तो कई बार शामी ने बहुत इस पे, बट आईपीएल में शामी ने अपनी यही बॉलिंग से कि पैर पे बॉल कर करके, आगे कर करके हमेशा रोका था, और यहां पे भी वो इस फॉर्म में रहेंगे तो मैनेज कर लेंगे। तो हमारे जो दो बॉलर हो जाएंगे, मैं बोलता हूं अर्शदीप होने चाहिए और शामी। और अगर अर्शदीप से आपको कॉन्फिडेंस नहीं लगता, रिटेन 2 ओवर्स ऑफ अक्षर पटेल। अक्षर पटेल को अंत में मारना मुश्किल काम है। तो ये अगर हम लोग रखेंगे तो मुझे लगता है कि भारत डेथ ओवर्स में बहुत ज्यादा रन नहीं देगा। आपने शुरुआत में बात की लेफ्ट हैंडर की, कार्तिक को हम लोग फिनिशर के तौर पे देख रहे हैं। वार्म अप मैच में भी हमने उनको खिलाया। क्या लग रहा है कि ऋषभ पंत पे? देखिए, मैं कार्तिक को फिनिशर नहीं बोलूंगा, मैं कार्तिक को बोलूंगा वो रन रेट अप करने वाले, कि अगर 3-4 ओवर बचे, जाके उनको मारना पीटना है तो वो जाके मार पीट के रन बना सकते हैं। फिनिशर होता है हु बिल्ड्स हिज इनिंग। तो आप बोलिए वो हिटर के रूप में जाएंगे। फिनिशर के रूप में कार्तिक को मैं कभी ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास स्ट्रोक लिमिटेशन है। आप उनको सीधे बॉल, जो शामी वाली बॉल है, कार्तिक नहीं खेल सकते। वो स्लोअर को जल्दी पकड़ते हैं, उस पर वो स्वाइप मार देते हैं। उनको आप रूम मिलता है, वो बहुत तेजी से, उनकी बैट स्पीड अच्छी है और वो यूं घुमा देते हैं, बट जहां वो बॉल उनके बॉडी पे आती है, कार्तिक से जो फेंडिंग भी ठीक से नहीं हो पाती है। सो देयरफॉर कार्तिक इज डिसेंट बट नॉट ग्रेट। हार्दिक पांड्या है, किसी भी बॉल को आप कहीं पे भी मार सकते हैं, उसको हम लोग फिनिशर बोलते हैं। स्काई भी हैं जो कि बॉल आपके पास हो तो ही कैन डू एनीथिंग। हमारे 2 बड़े खिलाड़ी जिनमें बुमराह है और जडेजा है, रविंद्र जडेजा, ये बाहर हैं इस टीम से, क्या उनकी कमी खलेगी? देखिए, रविंद्र जडेजा हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अक्षर पटेल। वो दोनों सेम तरह की गेंद करते हैं, क्योंकि ये और हाइट से करते हैं। हाँ, जडेजा की बैटिंग थोड़ी बेटर होती थी, तो जो भी हम लोग बोल रहे थे भारत की टेल बहुत लंबी है जडेजा के कारण, बट अगर पिछले 2 साल में देखा जाए, जडेजा उतनी तेज गेंद बैटिंग वनडे और T20 में नहीं करते। ही हैज बिकम अ बेटर बैट्समैन ऑफ टेस्ट रादर देन वनडे एंड T20। बुमराह, देखिए, वो बहुत समय से इंजरी से झूल रहा है। मैंने आप ही के उसमें बोला था कि बुमराह आए कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतने समय बाद, इंजरी के बाद आना, वो कॉशियस रहेंगे। और उन्होंने 4 ओवर में 50 रन दिए थे और कोई इफेक्टिव नहीं रहे थे जब वो आए थे। तो देखिए, वो भारतीय दर्शकों को लुभावने वाली, क्योंकि भारतीय जो दर्शक होते हैं वो ज्यादातर स्टार कल्चर से बहुत ग्रहित होते हैं। हम लोग मैच देखने जाते हैं, लोग स्टार देखते, बॉलिंग के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो है, बुमराह बहुत अच्छे थे, परंतु क्या आज वो इतने अच्छे हैं? आज हम लोग कोहली को भी बोल रहे हैं कि भाई थोड़ी उम्र हो गई, अब थोड़ा रुक के मारिए। एक समय लोग कोहली से जाते ही, अरे, तो हर चीज का टाइम होता है। बट बुमराह काइंड ऑफ बॉलर इन हिज पीक विल बी मिस्ड बाय एनीबॉडी, क्योंकि ही इज अ वंडरफुल बॉलर। बट अभी वो इंजरी है। अगर आप बुमराह पीक की बात कर रहे हैं, यस, बुमराह विल बी मिस्ड। अदरवाइज मुझे लगता है जो शामी गए हैं वो उतने ही अच्छे हैं जितने की बुमराह है। बात शामी की हो रही है, तो शामी ने भी तो काफी टाइम से T20 से बाहर रहे हैं, न खेलने का कुछ तो भारत को खामियाजा भुगतना पड़ेगा ना। देखिए, ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया। 2019 का वर्ल्ड कप देखिए आप, 2019 का वर्ल्ड कप अगर आप देखेंगे, शामी ने एक मैच में 4 विकेट लिए और उसके बाद उनको खिलाया नहीं गया, और हमको उनकी कमी बहुत खली थी। क्या फितरत थी मुझे समझ में नहीं आया। आईपीएल में वो विनिंग टीम के
चैंपियन बॉलर थे और उसको आज आपने उनको T20 कोई खिलाया नहीं। हंसी की बात है। अब मैं चयन समिति के बारे में तो कुछ कह नहीं सकता। मुझे ये मतलब आईपीएल के विनिंग टीम के मेन बॉलर आप उनको मौका नहीं दे रहे हैं, उनको और ये बोल रहे हैं अरे उनको कोविड हो गया। तो कोविड में कितना दिन लगता है? अगर ये तो रोहित शर्मा ने जो कहा कि बुमराह के बाद मुझे कोई एक्सपीरियंस व्यक्ति चाहिए, वेट लिस्टेड में से नहीं चाहिए, इसलिए शामी गए हैं। वरना हो सकता है, मुझे लगता है कि उनकी पीआर खराब है। तभी वो 2019 अगर मेरे दर्शक ध्यान देंगे, जाके देखेंगे 4 विकेट एक मैच में लेने के बाद भी अगर उनको टीम में नहीं रखा गया, शायद वो अंतर्मुखी हैं, उनकी इक्वेशन प्लेयर से उतनी अच्छी नहीं चलती है। और अगर बुमराह होते तो वो फिर टीम में नहीं होते। और ही इज अ वेरी गुड बॉलर। अगर ऑस्ट्रेलियन से पूछा जाए कि वो किस बॉलर से डरते थे जब भारत ने टेस्ट मैच दो बार सीरीज जीती है ऑस्ट्रेलिया, शामी से हम लोग इफेक्टिव होते थे। उनकी जो सडनली बाउंसर आती थी किसी को समझ ही में नहीं आती है, और उनका जो सीम पकड़ है, जितना अच्छा मूवमेंट उनका सीम से है। बुमराह की गेंद कभी ज्यादा मूव नहीं करती है, इनकी गेंद आप देखिएगा किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के पीछे से मूव करेगी। और बॉल की सीम को कोई दर्शक ध्यान दे, यूं एक सीम बिल्कुल वैसी की जरा सी डगमगाती नहीं है, वैसी की वैसी रहती है। मुझे लगता है विश्व में इस टाइम उनसे अच्छी सीम कंट्रोल जो उनका रिस्ट और ये सब जाता है। अगर सोचिए 5 फुट 7 इंच के दुबली कदकाठी के व्यक्ति इतनी अच्छी तेज गेंद कैसे कर सकते हैं? वो अमेजिंग है कंट्रोल उनका, अमेजिंग टेक्निक है। ये समाव ये बात हाईलाइट नहीं होती है। आप लोग जरा देखिएगा और उनको सलाम करिएगा कि क्या चीज वो करते हैं। अंत में मैं आपसे चाहूँगा फाइनल के भारत और पाकिस्तान के इस मैच को आप तुलनात्मक में क्या किसका पड़ला भारी है, कितने अंक और किस नज़र से देखते हैं, वो थोड़ा सा बस संक्षेप में बताइए। किसका पड़ला भारी होने वाला है? देखिए, जिस तरह की पिच है, अगर जिसने चेस किया मुझे उसका पड़ला भारी लगता है। और ये दोनों बिल्कुल बराबर की टीम है। बट मुझे लगता है कि बॉलर्स विन मैचेस, तो मुझे पाकिस्तान का पड़ला थोड़ा सा भारी लगता है। परंतु उनका मिडिल ऑर्डर इतना खराब है कि अगर भारत ने रिजवान और बाबर दोनों को पहले 6 ओवर के अंदर या 7 ओवर के अंदर आउट कर दिया तो स्थिति बदल जाएगी। तो ओवरऑल एज भारतीय मैं चाहता हूं भारत जीते, बट एज विश्लेषण मुझे लगता है कि पाकिस्तान का पड़ला थोड़ा भारी है। और अगर भारतीय बॉलर्स ने कमाल किया और इन दोनों को पहले 7 ओवर में हटा दिया तो शायद भारत ये मैच जीत रहा है। नीरज जी, आप हमारे स्टूडियो में आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ जी, आपका भी शुक्रिया। और फिलहाल खेल के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।